हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स अभी हम आ चले हमारे प्रॉब्लम सेट 7 पर। मैथ्स पार्ट 2 का जो लास्ट लेसन है हमारा मेंसुरेशन, उसका प्रॉब्लम सेट अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉल्व करना, जिसमें पहला क्वेश्चन है एज यूजुअल चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं, वही क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को यहाँ पर ले रहा हूँ। जिसमें से पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2:7। सर्कमफरेंस और एरिया का जो रेशियो है सर्कल के सर्कमफरेंस और एरिया का रेशियो दिया है 2:7। फाइंड इट सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस निकालना है, तो निकालने के लिए हमें देखो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है 2πr और इसका πr², और हमें सर्कमफरेंस निकालना है। सर्कमफरेंस निकालने के लिए रेडियस की वैल्यू पता करनी पड़ेगी ना। रेडियस नहीं निकालेंगे तब तक सर्कमफरेंस निकाल सकते क्या? नहीं। देखो ये पाई कैंसिल, ये एक आर यहाँ के 2r में से कैंसिल, तो यहाँ बचा 2/r इज इक्वल्स टू 2/7। 2 कैंसिल, तो ये रहा 1/r इक्वल टू 1/7। इसका रेसिप्रोकल लो दोनों का, ये 1/r है, ये 1/7, पलटा दो तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। रेडियस आ गई 7। अब सर्कमफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, तो सर्कमफरेंस 2π × 7 यानी 14π है। 14π ऑप्शन में ये क्लियर हो रहा? हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन। समझने के लिए आप लिख के रख सकते हो, जिनको जानकारी के लिए चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द पेरीमीटर। सेकंड इजी है इसलिए मैंने होमवर्क दिया, थर्ड करवा रहा हूँ। फिर भी अगर जो होमवर्क दिए वाले प्रॉब्लम में आपको डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम रहता है, बिंदास आप लोग पूछ करके क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है। अभी देखो ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। इफ इट्स मेजर, क्वेश्चन एक बार करेक्ट करने दो। If its measure is 90 degree, yes. Find the perimeter of sector of a circle if its measure is 90 degree and radius is 7. Radius is 7 यानी थीटा दिया है 90 डिग्री और रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। ऐसे सेक्टर का आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी क्या होता है? जैसे कि मान के चलो मैंने ये सेक्टर बनाया, ये सेक्टर बनाया मैंने OPQ, PXQ सेक्टर बनाया। इस सेक्टर का पेरीमीटर यानी क्या? OP प्लस OQ प्लस PXQ। यानी क्या पता रहने होना मेरे को? OP यानी रेडियस ही होती है वो, OQ भी रेडियस होती है। मेरे को PXQ निकालना पड़ेगा, यानी लेंथ ऑफ आर्क PSQ निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क PXQ निकाल दूंगा अगर मैं, तो ये दोनों तो रेडियस है, यानी ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यानी OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। समझने के लिए लियो, है ना। और उसके साथ साथ आप बचा आर्क PXQ का लेंथ निकालने का। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का क्या फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। 90/360 इंटू 2πr। r कितना है? 7। 90 1 जार 90, 90 4 जार 1/4। 2 इंटू पाई इंटू 7, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई इंटू 7, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 2 1 जार 2, 11 जार। फाइनल आंसर आया 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर नहीं 11 आएगा। लेट मी चेक। नहीं, अपने को पेरीमीटर पूछा है ना, तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क कितना आया? 11 प्लस 7 प्लस 7, 11 प्लस 7 प्लस 7, ये देखो तीनों, ये 7 है, ये 7 है और लेंथ आ गई 11।
7 + 7 + 11 कितना होता? 25। कितना होता? 25। ये होगी अपनी लेंथ ऑफ एन आर्क। अब अपन क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये समझने के लिए बता रहा हूं। रेडियस प्लस आर्क px क्यूब, 7 + 7 + 11 यानी 25 ये आराधन में कैसे करना पड़ता, तो सोच समझ के सॉल्व करें तो आंसर मिलता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आप लोगों को थर्ड के बाद में मैंने फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन मुझे इजी लगा और है भी, जिसमें आपने अच्छे से अगर दिमाग लगाए तो सॉल्व हो जाते, वो भी आपके लिए होमवर्क है। मैं करा रहा हूं 6। A cone was melted and cast into a cylinder of the same radius as that of the base of the cone. एक कोन को मेल्ट किया गया और उसको मेल्ट करके सिलेंडर में बदला गया, यानी जो कोन है वो मेल्ट होकर के सिलेंडर में बदल रहा। किसमें बदल रहा? सिलेंडर में बदल रहा। और ये जो सिलेंडर की रेडियस है वो उतनी ही है जितनी कोन के बेस की रेडियस है। जितनी कोन के बेस की रेडियस है उतनी ही सिलेंडर के बेस की रेडियस है, यानी रेडियस दोनों की सेम है। If the height of cylinder is 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं लेता हूं h, वो है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट लेता हूं मैं h1। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था जब अपन किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हैं तो जो पहली फिगर होती है, पहले फिगर का वॉल्यूम इक्वल होता है जो नया फिगर बना उसके वॉल्यूम को। यानी अगर आप किसी भी चीज को मेल्ट करके नया फिगर बनाओगे तो जो नया फिगर बनेगा उसका भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा जितने ओरिजिनल फिगर का वॉल्यूम है। तो मैं लूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिर्फ क्या है, हाइट अलग अलग है। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr² h1, क्योंकि हाइट क्या रहती, कोन की हाइट मैंने h1 लिया समझकर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी πr² h, जो कि हमें 5 दिया है। रेडियस दोनों की सेम है बोला ना, पाई कैंसल, r² कैंसल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर इसके डिवाइड में गए होते, डिवाइड में जाकर के एक दूसरे से कैंसल हो गए होते। यहाँ मल्टीप्लाई में थे इक्वल टू के इधर गए होते तो डिवाइड में जाकर के एक दूसरे से कैंसल हो गए होते। अब यहाँ क्या बचा 1/3 इंटू h1 इज इक्वल टू h यानी क्या था 5, 3 जाएगा उधर तो h1 आ जाएगा 5 इंटू 3, h1 आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। है क्या, ये ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 वो भी बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर दिमाग और आपको बेसिक है तो आप बिंदास सॉल्व कर ही लोगे। तो वो क्वेश्चन भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी होमवर्क है। जिन लोगों को लगता है ये पूरा कैसे आया उसको लिख के रखना है। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट करो। मैं जा रहा हूँ आगे। देखो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ वॉशिंग टब इन अ शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैज हाइट 21 सेंटीमीटर। एक हमारे पास में टब है, वॉशिंग टब जिसमें अपन कपड़े धोते हैं, ऐसा टब है। वो टब का शेप कौन सा है, फ्रस्टम का शेप है। और उस फ्रस्टम शेप टब की हाइट कितनी है, यानी बॉटम सर्कुलर पार्ट के सेंटर से टॉप सर्कुलर पार्ट के सेंटर तक की हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर। द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। टॉप पार्ट के सर्कुलर पार्ट की रेडियस 20 सेंटीमीटर है और बॉटम पार्ट की 15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टब, इस टब की कैपेसिटी क्या है, यानी इस टब का वॉल्यूम क्या है ना। तो मैंने लिखा हूं द रेडियाई ऑफ टॉप सर्कुलर बेस ऑफ द टॉप एंड बॉटम सर्कुलर बेस आर 20 एंड 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द फ्रस्टम शेप टब इज 21 सेंटीमीटर। अब मैं लिख लूंगा r1 इसीलिए 20 सेंटीमीटर है, r2 मेरा 15 सेंटीमीटर, यानी टॉप वाले पार्ट की r1 बॉटम वाले पार्ट की r2। h ले लिया मैंने
हाइट को। अब मेरे को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, यानी कैपेसिटी पूछी हुई है ना, कैपेसिटी ऑफ कोन अपना कैपेसिटी ऑफ टब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप्ड टब, यानी उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला फ्रस्टम के वॉल्यूम का लेसन खत्म होने पे आ गया, भूल गए कि याद है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको याद रहता 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 पाई 1/3 22/7 हाइट है 21 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 20 इंटू 15 7 1 जार 7 3 जार 1/3 22 इंटू 3 400 225 15 ये हो गया 150 हो गया 300 3 3 कैंसल 22 इंटू 625 प्लस 300 925। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि टाइम वेस्ट अपने को करना नहीं है। 20,350 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कैपेसिटी पूछी है तो हम लीटर्स में निकालेंगे इसका आंसर। कैपेसिटी ऑफ टब इज इक्वल्स टू 20,350 है, सेंटीमीटर क्यूब है यानी क्यूबिक सेंटीमीटर है। मैंने आपको पहले बताया था 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को, ये सेंटीमीटर क्यूब वाले डाटा को लीटर में बदलना है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 बारी पॉइंट पीछे आएगा 20.35 लीटर्स कैपेसिटी ऑफ टब। आराधन में आंसर में दोबारा से लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ द टब इज 20.35 लीटर्स। करो इसका ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, इजी क्वेश्चन का। देखो स्टूडेंट, ये थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले अच्छे तरीके से समझ लो। सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, some plastic balls of radius 1 centimeter were melted and cast into a tube। यानी क्या हुआ, कुछ प्लास्टिक बॉल्स लिए गए और प्लास्टिक बॉल्स को मेल्ट कर करके एक ट्यूब बनाया गया। ऐसा प्लास्टिक बॉल था, हर प्लास्टिक बॉल अगर आप लोग देखोगे तो हर प्लास्टिक बॉल की जो रेडियस थी वो 1 सेंटीमीटर की रेडियस थी, और ऐसे कई सारे प्लास्टिक बॉल्स को मेल्ट करके एक ट्यूब में बनाया गया, एक ट्यूब में बदलाव किया गया। द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस वेयर 2 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब ये जो ट्यूब बनाया गया ना, इस ट्यूब की थिकनेस, अब ट्यूब की 2 लेयर रहती, कौन सी, इनर लेयर, इनर कर्व पार्ट एरिया रहेगा, कर्व सरफेस एरिया रहेगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया रहेगा, किसका, ट्यूब का, क्योंकि ट्यूब थिक है, एक ऐसा मोटा ट्यूब है, मोटा ट्यूब है। समझ में आ रहा है आपको, मोटा ट्यूब। जैसा आपने वेल देखा, कुआं देखा, कुएं पे ईंट की लेयर बनाई रहती, सर्कुलर लेयर बनाते ना। ये मान के चलो ये वेल है, ये वेल में ऐसे लेयर बना रहती ना, ये जो लेयर रहती सर्कुलर लेयर, उसकी थिकनेस रहती ना, जिस पे अपन बैठते भी कभी कुएं के आजू बाजू में, वो थिकनेस, वैसी कुएं का वो जो लेयर रहता गोल वाला, वो भी तो क्या रहता, एक ट्यूब के जैसा ही रहता ना। तो ये ट्यूब जो है उसकी थिकनेस दी है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है, थिकनेस 2 सेंटीमीटर की दी है। उस पर्टिकुलर ट्यूब की जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर दी है। लेंथ कितनी दी हुई है, 90 सेंटीमीटर लेंथ, यानी हाइट दी हुई है उस ट्यूब की। और आउटर रेडियस यानी जो बाहर के पार्ट की जो सबसे बड़ी रेडियस रहेगी, बाहर पार्ट की, बाहर वाले पार्ट की जो सबसे बड़ी रेडियस रहेगी वो कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर, यानी आउटर रेडियस दी हुई है। मैंने डायमीटर बना दिया, रेडियस बनाना चाहिए था। ये आउटर रेडियस, ये अगर सेंटर है
तो ये जो है ये आउटर रेडियस है। कौन सी रेडियस है ये? आउटर रेडियस 30 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस। अब हमें बोला गया है हाउ मेनी बॉल्स वेर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब, कितने प्लास्टिक बॉल्स मेल्ट किए जाएंगे उस ट्यूब को बनाने के लिए। सीधी सीधी बात है, कितने बॉल्स मेल्ट किए जाएंगे ये पूछा गया है। हमको पता है ना, ये ट्यूब का जितना भी वॉल्यूम रहेगा, ये ट्यूब का जितना भी वॉल्यूम रहेगा वो किसे इक्वल रहेगा? जितने भी प्लास्टिक बॉल्स मेल्ट करे जाएंगे वो सारे वॉल्यूम्स का प्लस। जितने भी प्लास्टिक बॉल्स मेल्ट किए जाएंगे उतने सारे प्लास्टिक बॉल्स का जितना वॉल्यूम निकल करके आएगा वो ही वॉल्यूम रहेगा किसका? इस ट्यूब का। हमें पूछा गया है कितने बॉल्स मेल्ट करे गए। अब सारे के सारे प्लास्टिक बॉल सेम ही है। अगर मैंने एक प्लास्टिक बॉल का वॉल्यूम निकाल लिया, बाकी सारे प्लास्टिक बॉल्स जो मेल्ट हुए उन सारे प्लास्टिक बॉल्स का भी वॉल्यूम वही आते जाएगा। और जितने टोटल प्लास्टिक बॉल्स मेल्ट किए गए, देखो वॉल्यूम ऑफ वन बॉल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉल्स, कितने बॉल्स है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब का भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा। क्योंकि देखो ना, पूरे वॉल्यूम का ट्यूब का वॉल्यूम यानी सारे के सारे प्लास्टिक बॉल्स के वॉल्यूम को इक्वल आएगा। सारे के सारे प्लास्टिक बॉल्स का वॉल्यूम क्या है? हमने एक प्लास्टिक बॉल का वॉल्यूम निकाल लिया, उसको जितने बॉल्स हमने मेल्ट करे उतने बॉल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स मेल्टेड मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स मेल्टेड यानी ही वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, यानी यहाँ क्या करना पड़ेगा? कितने बॉल्स मेल्ट किए गए ये पता करने के लिए ट्यूब के वॉल्यूम को एक प्लास्टिक बॉल के, जो कि कौन से शेप का है? स्फीयरिकल बॉल है, यानी एक प्लास्टिक बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितने प्लास्टिक बॉल्स मेल्ट किए गए वो मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब हमें निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इसका तो वॉल्यूम ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई r क्यूब है ना। लेकिन इसका वॉल्यूम, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, देखो ट्यूब कौन से शेप का रहता? सिलेंड्रिकल शेप का। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग रेडियस आ गई, आउटर रेडियस यानी आउटर सिलेंडर की रेडियस और इनर सिलेंडर की रेडियस आ गई ट्यूब में। आउटर सिलेंडर की रेडियस और इनर सिलेंडर की रेडियस आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला अपने को पता है, पाई r स्क्वायर h। लेकिन यहाँ दो है ना, यानी पाई आउटर वाले को r1 स्क्वायर h लिखता, आउटर वाली रेडियस r1 लेता और इनर वाली जो रेडियस है वो r2 लेता। इनर वाली जो रेडियस है वो r2 लेता हूँ। ये देखो ये पूरा 30 है, 30 में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो, 30 में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो थिकनेस, इनर रेडियस मिल जाएंगी 28 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 28 सेंटीमीटर की। यानी क्या है, जो टोटल ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। पाई भी कॉमन, h भी कॉमन, यानी ये जो ट्यूब का वॉल्यूम बन रहा वो कैसे बन रहा? आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना। आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? वॉल्यूम ऑफ ट्यूब मिल रहा है। और ट्यूब के वॉल्यूम को एक बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स मेल्टेड टू फॉर्म अ ट्यूब। ट्यूब बनाने के लिए कितने बॉल्स मेल्ट किए गए। देखो अभी मैं कैसे लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं फॉर सिलेंडर, सिलेंड्रिकल करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल ट्यूब के लिए कर रहा है अपन जो कुछ भी कर रहे हैं भैया। सिलेंड्रिकल ट्यूब के लिए क्या क्या दिया है? थिकनेस दी हुई है। थिकनेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस r1 इज
इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो इनर रेडियस आएगी, इनर रेडियस क्या रहेंगी, R2 रहेंगी 30, उसमें से थिकनेस माइनस करो 28 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर वो हो गई इनर रेडियस। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब। ट्यूब की हाइट रहेंगी h इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, लेंथ यानी हाइट। आगे ध्यान में, अब हम लोग निकालेंगे, अब हम लोग देखो, हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंड्रिकल पार्ट, आउटर सिलेंड्रिकल पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंड्रिकल पार्ट। स्पेलिंग सही लिखने का, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेने का, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेने का। आउटर सिलेंड्रिकल पार्ट पाई r1 स्क्वायर h पाई r2 स्क्वायर h, पाई कॉमन r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर h कॉमन, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के रख देंगे। अब निकालेंगे अपन फॉर स्फीयरिकल प्लास्टिक बॉल, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब। r मालूम है 1 सेंटीमीटर, r वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स मेल्टेड, नंबर ऑफ बॉल्स मेल्टेड यानी वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल। एक प्लास्टिक बॉल है यानी पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक बॉल 4/3 पाई r क्यूब। पाई कैंसल, r1 स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर, h हाइट, हाइट कितनी दी हुई है 90 अपॉन 4/3 इंटू 1 का क्यूब 900, और ये 28 का स्क्वायर कितना है 784 इंटू 90, और ये देखो नीचे का 3 जाएगा ऊपर, ये याद रखना पड़ेगा, ये 3 जाता है ऊपर, ये 3 जाता है ऊपर, ये 3 जाता है ऊपर, यहाँ बचेगा 4 इंटू 1। अब करना पड़ेगा इसको सॉल्व, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। क्या हो जाएगा, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 116, कितना हो जाएगा 116 इंटू 90 इंटू 3 अपॉन 4। Now look, 4 ones are 4, how many are 25 are 100 and 4 29s are, यानी 29 इंटू 90 इंटू 3 कितना होगा 9 3 are 270, यानी नंबर ऑफ बॉल्स मेल्टेड, कितने बॉल्स मेल्ट करेंगे, करो उसका मल्टीप्लाई 270 इंटू 29 7830। आंसर करके दोबारा से लिखना, द नंबर ऑफ बॉल्स मेल्टेड आर 7830। आंसर लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क पड़ जाते, 0 मार्क मिलता। कर लो स्क्रीनशॉट, है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आया करके, आएगा ही, जो प्रैक्टिस करेगा उसको जमेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी वो 0 पक्के में लाएगा इसमें।
सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टेक्स्ट बुक में पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे ध्यान से। अ मेटल पैरेलेलोपिपेड ऑफ मेजर्स 16 centimeter, 11 centimeter and 10 centimeter was melted to make coins. एक मेटल पैरेलेलोपिपेड शेप होता है। पैरेलेलोपिपेड शेप मतलब होता वो क्यूबॉइड शेप का ही है, लेकिन क्यूबॉइड में जो फेसेस होते हैं वो कौन से फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के? क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस। और पैरेलेलोपिपेड ऐसा ही क्यूबॉइड शेप का फिगर है जिसके जो फेसेस होते हैं वो पैरेलेलोग्राम्स होते हैं, यानी वो ऐसा बनेगा, ये पैरेलेलोग्राम्स रहते हैं उसके फेसेस, ये ऐसे पैरेलेलोग्राम शेप का रहता है, पैरेलेलोग्राम शेप का रहता है, ऐसा पैरेलेलोग्राम शेप का रहेगा। उसके जितने भी फेसेस रहेंगे सब पैरेलेलोग्राम के शेप के रहेंगे, है ना। तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है हम लोगों को, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। और जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, सेम फॉर्मूला पैरेलेलोपिपेड के भी वॉल्यूम का होता है। अब उस पैरेलेलोपिपेड को क्या किया गया, मेल्ट करके कॉइन में बदला गया, was melted into a coin. How many coins were made if the thickness and diameter of each coin was 2 mm and 2 centimeter respectively? अभी आपने क्या किया, पैरेलेलोपिपेड को पिघला करके कॉइन्स में बदला। अब कॉइन कौन से शेप के रहते, सिलेंड्रिकल शेप के, कई सारे कॉइन्स बने। एक मेटल पैरेलेलोपिपेड को पिघला करके कॉइन्स में बदला गया। हर कॉइन की जो थिकनेस है, हर कॉइन की थिकनेस 2 mm की थी, 2 mm की थिकनेस थी हर एक कॉइन की। अब कॉइन रहता सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का रहता, कॉइन रहता सिलेंड्रिकल शेप का। मैं इसको बड़ा कर रहा हूं कॉइन को, तो उसकी थिकनेस दी है, यानी क्या दी हुई है, उसकी थिकनेस दी हुई है, उसकी थिकनेस दी हुई है 2 mm की, यानी क्या दी हुई है, उसकी हाइट दी है ना 2 mm की उसकी हाइट दी है, एक कॉइन की हाइट दी है, इसलिए मैंने लिखा थिकनेस इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 2 mm। बाकी सारा डाटा सेंटीमीटर में, तो mm मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ता, आपको कन्वर्जन आना चाहिए, नहीं तो उसकी प्रैक्टिस करो इंटरनेट वगैरह पर से ढूंढ के, ठीक है। और साथ ही साथ कॉइन की डायमीटर दी है, डायमीटर दी थी हमें 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितने की हो जाएंगी, रेडियस आधी हो जाएगी उसकी, रेडियस आधी हो जाएगी, यानी एक कॉइन की रेडियस 1 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है पैरेलेलोपिपेड को पिघला करके कॉइन्स में बदला गया, कॉइन्स की हाइट इतनी है, कॉइन्स की थिकनेस इतनी है, कॉइन्स की रेडियस इतनी है। तो आप बताओ एक पैरेलेलोपिपेड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है, इसको पिघला करके कितने 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 कॉइन्स बनेंगे? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है, जितना वॉल्यूम पैरेलेलोपिपेड का पिघला गया, जितना पैरेलेलोपिपेड का, जितना मेटल पैरेलेलोपिपेड मेटल का बनाया ना, मेटल का बनाया, वो मेटल का बनाया है, जितना वॉल्यूम पैरेलेलोपिपेड का पिघलाया जाएगा उतना ही पूरे कॉइन्स के वॉल्यूम का प्लस होगा। जितने सारे के सारे कॉइन्स रहेंगे उन सारे कॉइन्स के वॉल्यूम का एडिशन करेंगे, वॉल्यूम का एडिशन करेंगे तो वो किसे इक्वल आएगा, पैरेलेलोपिपेड के वॉल्यूम को इक्वल आएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स बनेंगे वो निकालने के लिए हमें जो पैरेलेलोपिपेड का वॉल्यूम है उसे डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कॉइन से, कॉइन के वॉल्यूम से। पैरेलेलोपिपेड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। कॉइन कौन से शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। कौन से शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। मैं लिखूंगा सिलेंड्रिकल कॉइन। तो सिलेंडर का जो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो एच है वो h1 लेता है। एक हाँ ये देखो, ये भी h हो गया, ये भी, इसको h1 लेना, उसको h1 लेना, उसको h1 लेना। वैल्यू पुट करो 16, 11, 10, पाई को लेंगे 22/7। उसके बाद में आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर
h1 यानी 2/10। देखो इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 16 इंटू 11 इंटू 10, ये जो अपॉन का 10 है ये जाएगा ऊपर, अपॉन का 10 भेज देता हूँ मैं ऊपर, नीचे में रख देता हूँ मैं 22/7, 1 इंटू 2, ये 7 के ऊपर ही जाता। अभी देखो 16 इंटू 11 इंटू 100 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, ये देखो 11 1 जार 11 2 जार 16 इंटू 100 इंटू 7 अपॉन 4, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4 4 जार 400 इंटू 7, 2800। नंबर ऑफ कॉइन्स, आखिरी में आंसर लिखना जरूरी है, आखिरी में आंसर लिखना जरूरी है। कितने कॉइन्स बनाए गए? 2800 coins were made by melting a parallelepiped. How many coins were made? 2800 coins were made by melting a parallelepiped. एक पैरेलेलोपिपेड को मेल्ट करके 2800 कॉइन बनाए गए। Look student, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। The diameter and length of a roller is 120 centimeter and 84 centimeter respectively। यानी 120 सेंटीमीटर की डायमीटर है रोलर की और रोलर की लेंथ है 84 सेंटीमीटर। यानी ये रोलर कौन से शेप का होता है? रोलर रोलर होता है हमारा सिलेंड्रिकल शेप का। कौन से शेप का होता है रोलर? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कौन से शेप का होता है रोलर? कौन से शेप का होता है रोलर? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। 120 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर का दिया है। यानी इस रोलर की जो डायमीटर है वो दी है 120 सेंटीमीटर की और इसका जो लेंथ दिया हुआ है यानी उसकी हाइट वो दी है 84 सेंटीमीटर। टू लेवल अ ग्राउंड, अब ये रोलर मान के चलो ये पेन रोलर है, टू लेवल अ ग्राउंड और ये मेरा हाथ ग्राउंड है। टू लेवल अ ग्राउंड इट रिक्वायर्स 200 रोटेशन। 200 बार वो घूमते घूमते जाएगा, 200 बार पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा। जैसा देखो ये रोलर है, ये रोलर का ये जो पॉइंट है, ये जो फंसाने का है, ये फंसाने का ये जो है ये यहाँ से शुरू कर रहा। ऐसा इसका एक रोटेशन कब कंप्लीट होगा? जब ये उसी पोजीशन पे आया, उसी पोजीशन पे ये ऊपर में, फिर और एक रोटेशन होगा, ये दूसरा रोटेशन हुआ उसी पोजीशन में। जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाते जाएगा यानी रोलर पर का एक पॉइंट, रोलर पर का इस रोलर पर का ये रोलर पर ये पॉइंट है, रोलर पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, एक बार पूरा घूम करके वापस से उसी पोजीशन पे आएगा, एक बार घूम करके वापस से उसी पोजीशन पे आते जाएगा, तब एक रोटेशन पूरा होगा, तब एक रोटेशन पूरा होगा। यानी कोई तो भी ग्राउंड है, मान के चलो ये हाथ मेरा ग्राउंड है और ये रोलर है, ऐसा पूरे ग्राउंड को रोटेट करते हुए, रोटेशन करते हुए इस रोलर को लेवल करना है, लेवलिंग करना है। इस ग्राउंड की लेवलिंग करना है। तो इस रोलर के कितने रोटेशन लग रहे हैं? 200 रोटेशन लग रहे। फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। आपको एक्सपेंडिचर बताना है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बताना है, खर्चा। एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो खर्चा बताना है आपको। किस बात का खर्चा? किस बात का खर्चा? जिस भी जमीन को आप लेवल कर रहे होंगे, जिस भी जमीन को आप रोलर घुमा के लेवल कर रहे होंगे, उस जमीन को लेवल करने का खर्चा कितना आएगा। अगर
उस जमीन का 1 स्क्वायर मीटर एरिया लेवल करने के लिए 10 रुपए खर्च आएगा। उस जमीन का 1 स्क्वायर मीटर का एरिया, 1 स्क्वायर मीटर का एरिया 10 रुपए में लेवल हो रहा है, तो टोटल एरिया लेवल करने को कितना खर्चा आएगा? तो टोटल एरिया लेवल करने को कितना खर्चा आएगा? 1 स्क्वायर मीटर एरिया 10 रुपए में, टोटल एरिया निकालना है तो पहले कितना एरिया लेवल करना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना एरिया लेवल करना है, प्लेन कितना एरिया करना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कितना एरिया प्लेन करना है। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अब मैं कैसे निकालूंगा कि हमें कितना एरिया लेवल करना है। तो मैं देखूंगा कि भाई एक रोटेशन में जितना रोलर का एरिया कवर हो रहा है, एक रोटेशन में जितना रोलर का एरिया कवर हो रहा है उतना ही ग्राउंड का एरिया प्रेस हो रहा है, लेवल हो रहा है। एक रोटेशन में जितना रोलर का एरिया कवर हो रहा है उतना ही ग्राउंड लेवल हो रहा है, उतना ही ग्राउंड का एरिया लेवल हो रहा है ना। तो एक रोटेशन में रोलर का कितना एरिया रोल होता है? एक रोटेशन में रोलर का, सिलेंड्रिकल रोलर का, कौन से शेप का रोलर रहता? सिलेंड्रिकल शेप का रहता। सिलेंड्रिकल रोलर का कितना एरिया रोल होता है? जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा उतना ही एरिया रोल होगा। एक रोटेशन में, इन वन रोटेशन ऑफ अ रोलर, हाउ मच एरिया गेट्स रोल्ड? कितना एरिया रोल होता है? जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन वन रोटेशन। एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन वन रोटेशन, वन रोटेशन में कितना एरिया लेवल होगा? एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन वन रोटेशन इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा सिलेंड्रिकल रोलर का, उतना ही एरिया प्रेस होगा ग्राउंड का, उतना ही एरिया लेवल होगा ग्राउंड का, है ना। फिर अपन टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया ऑफ द ग्राउंड लेवल्ड, टोटल एरिया ऑफ द ग्राउंड लेवल्ड, टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में जितना ग्राउंड लेवल होगा तो टोटल ग्राउंड कितने रोटेशन में लेवल हो रहा है? 200 इसमें। तो टोटल ग्राउंड का एरिया निकालना है तो एक रोटेशन में जितना एरिया लेवल हुआ ग्राउंड का उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया लेवल्ड मिल जाएगा। टोटल एरिया लेवल्ड मिल जाएगा तो 1 स्क्वायर मीटर का एरिया लेवल करने 10 रुपए लग रहे हैं। टोटल एरिया लेवल करने कितने रुपए लगेंगे? वो 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा क्वेश्चन? तो देखो हमें पहले लिखना पड़ेगा फॉर सिलेंड्रिकल रोलर। कौन से शेप का रोलर है ये? सिलेंड्रिकल रोलर है। क्या दिया है? डायमीटर d is equals to 120 सेंटीमीटर, therefore radius is equals to r is equals to 60 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा। लेंथ ऑफ रोलर, यहां रहेगी हाइट, क्योंकि कौन से शेप का रोलर रहता वो, कौन से शेप का रोलर है? सिलेंड्रिकल रोलर है तो उसकी हाइट h लिखना। हाइट है वो 84 सेंटीमीटर, है ना। तो अब मैं लिखूंगा, अब यहां पर मैं काम की चीज लिखूंगा, एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल हो रहा है, कितना ग्राउंड का एरिया लेवल हो रहा है, वो इसको इक्वल है किसको? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर क्या है? 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू कुछ दी है क्या ये क्वेश्चन में लेने के लिए? नहीं।
तो हम 22/7 लेंगे, रेडियस 60, हाइट 84, 7 1 जा 7 12 जा आराधन में। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना एरिया लेवल हो रहा, 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 12। अब जगह कम है तो मैं ये कैलकुलेशन आप लोग करते बैठो, मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वो आएगा 31,680, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें देखो जो रेट दिया है वो मीटर में, तो इसको मीटर में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर में बदलते रहते तो अपन कितने से करते रहते मल्टीप्लाई, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है यानी सेंटीमीटर 2 बार है, तो मीटर 2 बार होगा तभी तो स्क्वायर मीटर में बदलेगा, स्क्वायर मीटर में भी बदलना है, 1 स्क्वायर मीटर यानी ये 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर मीटर चाहिए ना, एरिया स्क्वायर में रहता ना, तो 1 इंटू 1 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 100 इंटू 100 2 बार, यानी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदल ले, मीटर स्क्वायर में ये 10,000 से। आप लोग ये रफ में लिख के रखो समझने के लिए, स्क्रीनशॉट करो, आपके समझने के लिए लिख के दिया हुई है। ठीक है, तो अब देखो 31680 अपॉन 10,000 है ना, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 बार पॉइंट पीछे 1680 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल। ये बाद में लिखेंगे, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको राउंडिंग ऑफ करना जरूरी नहीं है, इसको 168 बोल देते हैं, 3.168 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन 1 रोटेशन। तो अब निकालेंगे अपन एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन 200 रोटेशंस, एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन 200 रोटेशन, 200 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन में जितना ग्राउंड लेवल होगा, 1 रोटेशन है ये, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 रोटेशन है ये, 200 मल्टीप्लाई बाय 3.168 यानी हो जाएगा ये 2 इंटू, आप लोगों को डायरेक्टली आंसर लिख के देता हूँ, उसमें कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने में। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 1 कैरी, 2 6 are 12 और 1 13 1 कैरी 1 are 2 और ये 3 2 3 are 6 633.6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन 200 रोटेशन। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज इक्वल्स टू 633.6 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 6,336 रुपीज। एक्सपेंडिचर to level the ground is rupees 6336. Let me confirm. Yes, 6336 आया।
है इजी, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, क्या रिलेशन आएगा, कैसे आएगा, इसकी मेहनत करने का काम है। ये लिख लेना बराबर, यही लिखा है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है ना वही लिखा, ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट। So students, this is the last question for the day. Sixth question. The diameter and thickness of a hollow metal sphere are 12 centimeter and 0.01 meter. एक hollow metal sphere है हमारे पास में, एक खाली मेटल स्फीयर है हमारे पास में। उस खाली मेटल स्फीयर की डायमीटर, डायमीटर यानी आउटर पार्ट से आउटर पार्ट तक का डिस्टेंस, डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी आउटर पार्ट से आउटर पार्ट का डायमीटर दिया है, आउटर पार्ट से आउटर पार्ट तक का डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया है, और थिकनेस दिया है 0.01 मीटर। ध्यान रखना, मैं क्यों बोल रहा हूँ आउटर पार्ट का डायमीटर दिया है, क्योंकि मुझे थिकनेस अलग से दी हुई है। देखो ये डायमीटर, ये बाहर वाले पार्ट की डायमीटर है, तो आउटर डायमीटर है, क्यों, क्योंकि थिकनेस दी है ना। आउटर डायमीटर पर से आउटर रेडियस निकलेगी, और आउटर रेडियस में से मैं क्या करूंगा, आउटर रेडियस में से 0.01 मीटर की थिकनेस माइनस करूंगा तो इनर रेडियस मिलेगी। ये इनर रेडियस है और ब्लैक वाली इनर रेडियस है और ब्लू वाली आउटर रेडियस है, और आउटर रेडियस में से इनर रेडियस में माइनस करूंगा तो आउटर रेडियस में से थिकनेस माइनस करूंगा तो इनर रेडियस मिलेगी। देखो और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, अब ये मेटल का स्फीयर है तो मेटल के स्फीयर की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी। फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड मास ऑफ स्फीयर, आउटर सरफेस एरिया निकालना है, स्फीयर का आउटर सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। आउटर सरफेस एरिया के लिए डायमीटर रेडियस कौन सी लगेगी, आउटर रेडियस, 4πr² पर से आउटर सरफेस एरिया मिल जाएगा। साथ ही साथ मास ऑफ स्फीयर पूछा है, उसी के लिए आपको डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू आप भर देना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मेटल स्फीयर आप निकालो, वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर आप निकालो, यहाँ पुट करो और मास ऑफ स्फीयर लेके जाओ, मास ऑफ स्फीयर निकालो, मास ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करके दो, इसीलिए डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो मैं करना शुरू करता हूँ इसको सॉल्व। देखो मैं बोलूंगा द डायमीटर ऑफ स्फीयर is 12 सेंटीमीटर, थिकनेस है 0.01 मीटर, थिकनेस 0.01 मीटर, लेकिन बाकी डाटा सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, छोटा यूनिट है ना सेंटीमीटर, छोटे यूनिट में बदलना रहा तो मल्टीप्लाई करते, बड़े यूनिट में बदलना रहा तो डिवाइड करते, 2 जीरो है तो 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, यानी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर की है। इससे हमें मिलेंगी इन आउटर रेडियस R1 ऑफ स्फीयर, आउटर रेडियस ऑफ स्फीयर, उसे मैं R1 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ R1, वो R1 क्या है वो आउटर रेडियस डायमीटर का आधा यानी 6 सेंटीमीटर, और अब निकालूंगा इनर रेडियस R2 इज इक्वल्स टू आउटर रेडियस माइनस थिकनेस, यानी 6 - 1 5 सेंटीमीटर। R2 क्या आ गई फिर 5 सेंटीमीटर आ गई R2 5 सेंटीमीटर। अब मैं निकालूंगा आउटर सरफेस एरिया,
22/7 और रेडियस है 6, यानी 88 × 36/7। ये सारा कैलकुलेट करोगे तो जो आउटर सरफेस एरिया आएगा आपका वो आएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया सेंटीमीटर स्क्वायर 452। ये टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आउटर सरफेस एरिया। ये पहली चीज पूछी थी ना आपने ऑफ मेटल स्फीयर, इक्वेशन नंबर 1। आगे काम वगैरह गिरा तो नहीं भी गिरा तो पढ़ा देने का उसमें। अब सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में हमें मास ऑफ स्फीयर पूछा है, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर। देखो वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इज इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तभी तो जाके उस वॉल्यूम मेटल स्फीयर का ओरिजिनल वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि अंदर से भी खाली है, वो अंदर से हॉलो है ना, तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई कॉमन, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। 4/3 पाई, पाई के जगह आप कुछ भी लिखो, 3.14 भी पुट कर सकते हो। r1 क्यूब 6 का क्यूब, r2 क्यूब 5 का क्यूब, 4/3 3.14, 6 का क्यूब 36 × 6 कितना होता है? 256। लेट मी कंफर्म, नहीं 216 माइनस 125। 4/3 3.14 into 91 into 3.14 into 91। मेरे को फाइनल आंसर लिखना है, इसका टाइम पास नहीं करना है, फाइनल आंसर लिखना है। तो इसका डिवीजन वगैरह कर जाएगा 380.986 सब सॉल्व वगैरह करोगे तो 380.986 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो ये 6 है, 380.99 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर। अब हम लोग इस पर से निकालेंगे मास, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा करके। देखो डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 8.88, मास निकालना है ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी 8.88 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो 8.88 इंटू 380.99 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इसको दोनों को, ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो। फाइनल आंसर आएगा जो मास ऑफ स्फीयर का, वो मास ऑफ स्फीयर का आंसर आएगा तुम लोगों का 3383.1912। मास ऑफ स्फीयर का जो आंसर आएगा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ये इधर लिखता हूं, फाइनल आंसर लिख रहा हूं। मास ऑफ स्फीयर का, मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 3383.1912 3383.1912 ग्राम। ये जो आएगा ये क्या में आएगा? ग्राम में आएगा, ग्राम में। आपको केजी में चाहिए तो आप केजी में चाहिए तो आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से।
तो मास ऑफ स्फीयर 3383.19 डिवाइड बाय 1000, तो ये केजी में हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3.383 केजी। जो मास ऑफ हॉलो मेटल स्फीयर है वो कितना निकल करके आया? 3.383 केजी। 3.383 केजी, 3.383 केजी, 3.383 केजी, 3.383 केजी लिखकर आया। आखिर में अभी मेरे पास में जगह नहीं है, इसलिए मैं आंसर दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। आंसर करके लिखना पड़ेगा आपको पहले। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द मेटल स्फीयर इज 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आंसर, मास ऑफ हॉलो मेटल स्फीयर इज इक्वल्स टू 3.383 केजी, या फिर ग्राम में लिखना है तो ग्राम में। ओके, तो यहां पर अपन ने हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 कंप्लीट करें। 7 के आगे, 7 से आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय।